Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. सबसे पहले तो ये बताइए, आप में से कितने लोग वैसे जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। काफ़ी सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। अब एक बात ये बताइए, आप में से कितने लोग आजकल ये न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं कि भाई फलाना बंदा जो था वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट पड़ गया, मर गया वो। तो आप लोगों को डर लगता होगा आजकल जब आप एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा करते हैं, एटलीस्ट दिमाग में तो बात आती होगी, है ना? तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मतलब ये हो क्या रहा है एकदम से? ये जो हमारे युवा हैं, इनको एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, क्यों? सरवत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आपने बुलाया और इस अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और व्यायाम के विषय पर और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के विषय पर। तो मेरी समझ में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम इस बात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक तूल ना दें कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो जाएगा। फैक्ट ये है कि एज ए नेशन, मतलब हमारा जो देश है, हम लोग एक्सरसाइज उतना नहीं करते। मैं देख रहा हूँ आज की युवा पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज़्यादा जागरूक है, और कई जो हमारे युवा हैं वो काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग, जैसा कि बोला गया था, इंस्टा बॉडी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कई लोग एक्चुअली अपनी सेहत को सुधारने के लिए भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज का बहुत अभाव है। एक्सरसाइज से जो फायदे होते हैं ये बहुत सारी स्टडीज़ में, वैज्ञानिक शोध में बताए गए हैं। 30 से 50% की हद तक आपकी जो मोर्टेलिटी है वो कम होती है। इससे आपकी जीवन की जो अवधि है वो 7 से 8 साल तक बढ़ सकती है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका वेट, बहुत सारी चीज़ें इससे कम हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको एक हवा ना बनाएं। लेकिन ये बात भी सही है कि हमें इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं, और कुछ तो ये है कि ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है, जो आया है उसको जाना है। और कुछ लोग युवा हैं, कुछ लोग युवा बनने का चेष्टा करते हैं और ज़्यादा देर बने रहें। तो अब जब कुछ हमारे जो मिडिल एज स्टार्स की जब मृत्यु होती है, अब आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है। एक हमारे स्टार थे, वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेडमिल करते हुए उनकी डेथ हो गई। तो पब्लिक में एक तरह से हाहाकार मच जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। यंग एज में क्यों ऐसा हो रहा है? जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उसको क्यों हो रहा है? जिसको कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको होगा। तो एक तो एज ऑफ हार्ट डिजीज की, किस उम्र पे आपको हृदय का रोग हो रहा है, वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे हमारा देश ज़्यादा समृद्ध हो रहा है, पिछले सेशन में वो बात की गई कि व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिल वाला कार पे आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है वो कम हो रही है। हमारा खान पान ज़्यादा रिच हो रहा है। स्मोकिंग कम नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। जीवन का स्ट्रेस और प्रदूषण की आप बात करें, अभी हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी आए थे कि दिल्ली में रहने से आपकी जीवन शैली कितनी कम होती है, जीवन अवधि कितनी कम होगी। तो एक तो ये फैक्टर है। फिर भी यंगर लोगों में जब हार्ट अटैक होता है या सडन डेथ होती है तो कई और बीमारियां भी होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम पहले से कुछ जांच कर लें, कई बार स्कूल हेल्थ सर्वे में जांच में पकड़ा गया कि इसको कुछ हार्ट में मरमर है, या कोई ईसीजी किया गया, या एक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ही चेक कर लिया गया, चाहे वो 20s की एज में ही क्यों ना हो, तो आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो सम ऑफ इट इज ओवर थिंकिंग, सम ऑफ इट इज अर्ली डिटेक्शन। यंगर एज पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमें प्रिवेंशन से इनको ठीक करना है। थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपने काफ़ी काम की जानकारी दी है। इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है आपसे डॉक्टर हिमांशु। वैसे तो जो हम भारतीय हैं कहते हैं हमारा दिल बहुत बड़ा है, सही बात है, पर क्या हम दिल से बहुत कमज़ोर हैं बाकी दुनिया के मुकाबले?
क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ दिल की बीमारियां काफी यंग एज में हो जाती हैं। सो आई थिंक मैं पिछले कुछ सेशंस में एक कॉमन चीज डिस्कस हुई, स्ट्रेस। मैं एक छोटी सी एक मेडिकल फैक्ट है और उसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जब बहुत पहले, अभी तो आजकल कुछ भी करके स्ट्रेस हो जाता है, बैठे बैठे भी, रिलेशनशिप से, काम का कुछ भी स्ट्रेस होता है, बट स्ट्रेस से रिलेटेड बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, इज समथिंग एज अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। सो पहले जानवरों में जब इवोल्यूशन हुआ, सपोज जंगल में एक जानवर है और सामने उसके ऊपर उसका शिकार करने का सामने शेर आ गया, तो उस समय ड्यूरिंग डेवलपमेंट अब एकदम से उसको या तो लड़ना है या उसको भागना है। तो बॉडी ऐसी डेवलप हुई कि इस समय जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये उस समय रिलीज होते हैं बॉडी में, सो दैट ये आपका शुगर बढ़ाएगा, हार्ट पंपिंग बढ़ाएगा और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है या तो फाइट करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए। और दैट वाज ओरिजिन। इस तरीके से हमारी बॉडी डेवलप हुई। आज के समय में अगर हमें लगता है आपका मेंटल स्ट्रेस केवल और केवल आपके मेंटल लेवल पे नहीं, यू नो, आप शायद स्मोक नहीं करते होगे। सो कमिंग टू हार्ट प्रॉब्लम, सर विल एग्री कि केवल और केवल ओबेसिटी या एक दो फैक्टर्स नहीं है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। सो आप जिम जा करके मे बी आप अपनी बॉडी की वेट और शेप पे तो काम कर रहे हो, लेकिन बाकी के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। इसके अलावा स्मोकिंग, हम जिम तो जा रहे हैं लेकिन फिर उसके बाद फिर बाहर खड़े होकर सुट्टा मार रहे हैं। सो दीज थिंग्स, सो ओवरऑल रिस्क रिडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना सो रहे हो, कितना खुश हो। सो यू बी सरप्राइज, बहुत से लोग माई अदर साइड ऑफ फैमिली, द इन-लॉज आर पंजाबी फैमिलीज, और मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीज इज हैप्पीनेस। सो अगर फैमिली, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद बहुत ही अनहेल्दी खाते हैं बट उनको कभी कुछ नहीं होता। सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग। और अगर हम इसके करेक्शन पे केवल एक चीज के लिए जाएंगे कि अब कल से भाई जिम शुरू करेगा, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, कोविड टाइम में और उसके बाद भी क्लॉट्स बनने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, और यू रियलाइज सिंपली पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट है। आज सुबह से आप लोग निकले होंगे और सपोज व्हेन यू आर वर्किंग, और ये फीमेल्स में और इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बाहर हो, निकल रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड यूरिनल्स, गुड क्लीन यूरिनल्स। सो यू टेंड नॉट टू ड्रिंक वाटर। और सिंपल लैंग्वेज में, आपने पानी कम पिया है, खून और गाढ़ा होगा। हम सब ऐसी जॉब्स में हैं, और एज ए वैस्कुलर सर्जन मैं बताऊंगा उसके बारे में, हम सब ऐसी जॉब्स में सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं। वेन्स में ब्लड कब पंप होता है? जब हम चलते हैं। सो आपका खून गाढ़ा है, यू आर सिटिंग, और धीमे क्लॉट डेवलप हो गया। सिंपल सॉल्यूशन कि पानी पियो, एंड 2.5 से 3 लीटर, इतना कि आपका यूरिन क्लियर रहे। एंड इफ यू हैव गॉट अ जॉब वेयर सपोज टू बी सिटिंग, वॉक। तो सॉल्यूशन केवल और केवल, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं जो आ रहे हैं कि हार्ट डिजीज बढ़ रही हैं, बहुत से रीजन है इसके बारे में, लेकिन केवल जिम जाना सॉल्यूशन नहीं है। रिमेनिंग हेल्दी एंड रिमेनिंग हैप्पी इज अ सॉल्यूशन। ये तो आपने बहुत सही बात बोली है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, पर खुश रहना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होता है। डॉक्टर समीर, आपसे मुझे एक चीज़ ये जाननी है जो बहुत ज़रूरी है और हम में से आई थिंक हर इंसान को मालूम होना चाहिए। अगर हमारे आसपास किसी को, हमें ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक पड़ रहा है, उसके कुछ लक्षण दिख रहे हैं, क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम खुद के लिए या फिर सामने वाले के लिए कर सकते हैं जो उसकी जान बचा सकती है? जैसे बहुत बार बोलते हैं ना, कुछ गोलियां हैं जो आप रख लीजिए, मैं उन दवाइयों का फिलहाल अभी नाम नहीं लूंगी, कि उनको तुरंत आप या तो पानी में घोल के पिला दीजिए या ऐसे मुंह में डाल दीजिए। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हिमांशु की बात को फॉरवर्ड ले जाना चाहूँगा। एक शेर है, खोल दिया होता दिल अगर यारों के संग, तो आज ना खुलवाना पड़ता औजारों के संग। वाह वाह, तालियां। मैं जब स्कूल जाता था और इवन जब मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा था, मैंने देखे ही नहीं थे 30-40 साल पे हार्ट अटैक, 50 साल पे हार्ट अटैक। डॉक्टर राजीव मेरे सीनियर हैं, इनको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और सर एग्री करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है आजकल है, हमने सुना ही नहीं था कि 50 साल पे, 60 साल से पहले कोई हार्ट अटैक होता है। अब हम देखते हैं कि माँ बाप अपने लड़कों को लेके आते हैं हार्ट अटैक के साथ। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, हम देखते थे लड़के अपने माँ बाप को लेके आते हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया।
मैं ये मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। कम्युनिटी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने रिस्क फैक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डायबिटीज़, ये ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बहुत साइलेंट किलर्स हैं जो कि पकड़ में नहीं आती और फर्स्ट प्रेजेंटेशन कई बार हार्ट अटैक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक वाकया। 3-4 दिन पहले हमारे पास एक लेडी आई हु इज़ 42 years ऑफ एज एंड शी इज़ अ डायबिटिक एंड शी कम्स फ्रॉम अ लोअर टू मिडिल सोशल बैकग्राउंड। एजुकेशन नहीं है, बहुत फेथ की हैं, सरदारनी हैं। लेडीज़ में हार्ट डिजीज़ कम होती है। उनको कुछ सिम्टम्स चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये मेरी कानों की प्रॉब्लम है, और पिछले 1 सालों से वो कानों के डॉक्टर को दिखा रही थी। हमारे पास रेफर होके आई 2-3 हॉस्पिटल से, और जब तक वो हमारे पास पहुंची उनका हार्ट का पंपिंग सिर्फ 30% रह गया था। हैवी उनको डायबिटीज़ थी। उनके फादर की डेथ 55 ईयर्स पे एज पे हुई थी, मदर की डेथ 50 ईयर्स की एज पे हुई थी। तो शी हैड व्हाट इज़ नोन एज अ फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। उनका जब हमने कोलेस्ट्रॉल देखा 250 उनका LDL लेवल था। डायबिटिक हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि ये सब रिस्क फैक्टर्स है। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सारे तो रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इनमें अगर आपके अंदर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आप स्मोकर भी हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, आपका वेट भी ज़्यादा है, आपको BP भी है, शुगर भी है, तो आपके अगर कोई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चलने पे छाती में भारीपन होना, रुकने से आराम आ जाना, सीढ़ियाँ चढ़ने पे स्वेटिंग होना, सांस ज़्यादा फूल जाना, ऐसा महसूस होना कि हमें हैवीनेस हो रही है चेस्ट में, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। बट आजकल हम बहुत सारे एटिपिकल सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि स्लीपलेस नाइट्स, अनईजी होना, जल्दी थक जाना। और ये एटिपिकल सिम्टम्स जो हैं वो 4 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में बहुत कॉमनली होते हैं। नंबर 1 लेडीज़, उनके सिम्टम्स टिपिकल मर्दों जैसे नहीं होते। दूसरी चीज़ डायबिटिक्स में आपकी नर्व्स इफेक्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं छाती में दर्द हुआ, अस्पताल पहुंच गए, आजकल ऐसा नहीं होता। तीसरा होता है एल्डरली पेशेंट्स। जो लोग एल्डरली होते हैं ना, उनको कई बार मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हम कहते हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि एजिंग की वजह से वो चल नहीं पा रहे, उनको थकावट हो रही है, वो अपने सिम्टम्स को डिले करते रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और आजकल की जो बिजी लाइफस्टाइल है वो अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते, और बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता उनकी बात सुनने के लिए। तो जैसे फर्स्ट सेशन में सर ने बताया कि एक्सप्रेस करना या अपनी प्रॉब्लम को बताना बहुत ज़रूरी है, और हमने देखा है कि कई लोग जब अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी बता देते हैं तो उनके सिम्टम्स जल्दी पकड़ में भी आ जाते हैं। और चौथे होते हैं यंग पेशेंट्स, उनको लगता ही नहीं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, डिस्पाइट दे आर स्मोकर्स। मेरा यंगेस्ट पेशेंट जिसकी हमने एंजियोप्लास्टी की, ही इज़ 18 years ऑफ एज, और जब वो आए थे हमारे पास, वो 3-4 अस्पतालों में गए और उनको बोला भी गया कि हार्ट की प्रॉब्लम, उन्होंने माना नहीं। और हमारे पास जब आए, उनकी मेन आर्टरी 100% बंद थी, उनके साथ 10-12 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, एंड ही वॉज अ स्मोकर, ही वॉज टेकिंग 18 to 20 cigarettes a day। मेन आर्टरी बंद थी, हार्ट अटैक हुआ, हमने आर्टरी खोल दी, बट आज भी उनका हार्ट का फंक्शन 35% है, उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स में भी इश्यूज हैं। तो अपने सिम्टम्स जानना ज़रूरी है, और बहुत बारी एटिपिकल सिम्टम्स जानना ज़रूरी है, और साथ में ये जानना ज़रूरी है कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है लाइफ्स 8 एसेंशियल्स, जिसमें से 4 हेल्दी बिहेवियर्स और 4 हेल्दी फैक्टर्स हैं। हेल्दी बिहेवियर्स में है ईट हेल्दी, स्लीप वेल, exercise regularly, and you must get your blood pressure checked, you must get your blood sugar checked, you must get your cholesterol checked, and you must have a healthy body weight, and quit tobacco in any form। ये अगर हम 8 चीज़ें अप्लाई करें तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और डॉक्टर राजीव ने बताया कि हमारे देश में हार्ट डिजीज़ 10 से 20 साल पहले होती है। हमारे पेशेंट्स यंगर होते हैं, उनकी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती है, मल्टी वेसल डिजीज़ होती है, ब्रेड विनर्स होते हैं। वेस्ट में अगर 60 साल पे हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे देश में 40 पे 50 पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कम्युनिटी एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट दिस इज हैपनिंग। एंड इन लास्ट फ्यू ईयर्स
ये कॉमन हो गया है कि हम एक दूसरे को एजुकेट करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कि हम ये चीज़ बहुत लोगों तक पहुंचा सकें। और हमने देखा भी है कि इन चीज़ों को देख के कई बार पेशेंट्स जल्दी आ जाते हैं। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, एस्प्रिन एक ऐसी दवाई है जिसको आप च्यू कर सकते हैं इमीडिएटली, जिससे ब्लड की धमनियाँ खुल जाती हैं। सॉर्बिट्रेट दूसरी दवाई है, लेकिन उसको बिना मेडिकल सुपरविजन के लेना कई बार खतरनाक भी हो सकता है। कभी भी उसको खड़े हुए नहीं लेना चाहिए, या तो बैठ के या लेट के लेना चाहिए। अगर छाती में दर्द है उससे कई बार धमनियाँ खुल जाती हैं जब तक कि आप अस्पताल पहुंचे। तो ये जो 2 दवाइयां आपने बोली हैं, आई थिंक हर इंसान को अपने साथ रखनी चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़े। रखनी चाहिए मैडम, यस। सॉर्बिट्रेट भी रखनी चाहिए, बट इट शुड बी टेकन अंडर कॉशन। हमारे पास एक बार एक पेशेंट थे जो खुद हार्ट पेशेंट थे, और जब मैं अस्पताल में काम करता, वो बस में ट्रैवल कर रहे थे, उनके फेलो ट्रैवल को कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उनको इमीडिएटली एस्प्रिन दी और हमारे पास अस्पताल में लेके आए। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हमने एंजियोप्लास्टी करी, वो पेशेंट अकेले थे। तो देखो, एक पेशेंट जो खुद हार्ट का पेशेंट था, वो अपने साथ दवाइयां लेता था, उसने वो दवाई दे दी। जब तक वो हमारे पास पहुंचे उनकी आर्टरी खुली हुई थी, उसमें 100% ब्लॉक नहीं था। तो सही समय पे दवाई देने से भी बहुत फायदा मिल सकता है। डॉक्टर राजीव, अभी जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, फैमिली की बात करी, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मेरे पापा को, मेरे दादा को या मेरे नाना को दिल की कोई बीमारी है या थी, तो क्या 100% गारंटी ये मुझे होगी ही होगी, या कोई तरीका है बचने का? नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से आप बिल्कुल अब आपके हाथों की लकीर पे लिख दिया गया, और ना ही अगर आपके फैमिली में नहीं है तो आप सोचें कि अब मुझे सुरक्षा कवच पहना दिया। तो फैक्ट इज कि इन सबको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और जैसा कि अभी बताया कि किसी एक फैक्टर पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें सारे ही फैक्टर्स देखने हैं। जैसा कि डॉक्टर समीर ने बहुत अच्छी बात बताई, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो एसेंशियल 8, पहले वो 7 कहते थे, अब वो 8 कहते हैं। 4 चीज़ें आपको बिहेवियर की करनी है, 4 आपको मेजर करनी है। तो ये सब आप करते रहें तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये है कि जिसकी फैमिली में ये हिस्ट्री है उसे और भी ज़्यादा तत्पर होकर इन प्रिवेंटिव चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और अक्सर ऐसा करने से उसकी रिस्क उसी लेवल पे आ जाएगी जैसे कि आम इंसान के, कि अगर वो दुगनी रिस्क पे है, अगर वो अच्छा एक्सरसाइज करे, अच्छा खान पान रहे, स्ट्रेस ना ले, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, नो स्मोकिंग, ये सब अपनाए, तो अपनी रिस्क को वो कम कर सकता है। तो हर चीज़ में हमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। तो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। एक और अच्छा आंकड़ा हम बता दें, और वो अच्छा आंकड़ा है कि सबको पता ही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 80% हार्ट डिजीज जो है वो उचित जीवन शैली से आप ठीक कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, यू कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड in fact other non-communicable diseases which we are not talking about today by healthy lifestyle. अब इसमें करोलरी लेकिन 2 हैं। एक तो ये है कि सेशन हो जाते हैं, हर कोई, everybody is very enthused, या कल से जैसे बात हुई कि कल से मैं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग, मेरे ख्याल 50% अमल करते हैं, ये एक अतिशयोक्ति होगी। 30% अमल करते हैं और बाहर निकलकर अपना जीवन की दौड़ भाग और साथ में प्लेजर सीकिंग बिहेवियर वो चलता रहता है। तो एक तो ये है कि आपको रियलिस्टिक होना है, आपको ये रियलिस्टिक होना है कि इफ आई डोंट वॉक द टॉक देन प्रॉब्लम्स विल चेज मी। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है। ये जो 80% हमें लेना है उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, और केवल उसमें पैसा खर्च करने से नहीं होगा। कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं, एक्सेल शीट अप्रोच टू हेल्थ केयर, तो वो 20 टेस्ट करा लेंगे, बल्कि हमें भी बताएंगे कि डॉक्टर साहब मैंने ये भी टेस्ट देखा था, आप ये भी कराओ, लेकिन उसके बाद उस पर अमल करने के नाम पे वो पीछे हट जाते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि अगर 80% डिजीज आपकी बच सकती है, तो ये भी वास्तविक रही है कि 20% डिजीज तो होने की संभावना फिर भी है, और उसके लिए आपको अर्ली डायग्नोसिस चाहिए, बीच बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बीमारी होगी तो हमें उपचार कैसे मिलेगा, हमारे पास फ़ोन नंबर है इमरजेंसी का कि नहीं, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है कि नहीं इलाज के लिए। तो वन शुड बी रियलिस्टिक एंड वन शुड बी सिस्टमैटिक, एंड तब जाके आप अपनी हेल्थ को सही से सही रख पाएंगे।
थैंक यू सर। एक चीज़ मुझे आप लोग ये बताइए, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी आप लोग के सीने में दर्द उठता है ऐसे ना चुभन वाला? तो आजकल मुझे तो होता है, आई एम श्योर ये सब भी सर हिला रहे हैं तो इनको भी होता ही होगा, पर उस वक्त ऐसा लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा हर तरफ हार्ट अटैक छाया हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हमें हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो ये सीने में दर्द सिर्फ उस केस में होता है या कुछ और कारण हो सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर आपको मारता है। और यहाँ पे बात आती है एजुकेशन की। अभी यहाँ बैठे हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोई इस समय किसी को इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है, और थैंक्स टू ललन टॉप कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हो जिस समय हम एक्चुअली हेल्थ एजुकेशन ले सकते हैं। नहीं तो आप नेट पे जाओगे या कई बार डॉक्टर्स के इंटरव्यू आते हैं, उनमें एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो बहुत बोरिंग होते हैं। आई मीन मैं अगर सुन रहा हूँ तो शायद थोड़ी देर में बंद कर दूंगा और शायद आई विल स्विच टू सम ऑफ दी ललन टॉप की वीडियो पे जहाँ पे सौरभ सर को विल एंजॉय, वो गेस्ट इन द न्यूज रूम हम 1-1.5 घंटे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है हेल्थ एजुकेशन को ऐसा बताना जिससे कोई कॉमन लैंग्वेज में समझ सके, और जहां मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। आई रियली एडमायर, इनफैक्ट आज की मेरी जनरेशन के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारा कंटेंट है पुटिंग इट आउट। इट्स नॉट फॉर मार्केटिंग, इट्स फॉर अवेयरनेस। मैं 2 मिनट में छोटी सी चीज समझाता हूं कि हम तीनों लोग करते क्या है। एक कॉमन टर्म होता है नस। नस क्या होती है? क्योंकि मैं वैस्कुलर सर्जन हूं और सर कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी में है, तो मैं इसको समझाता हूं कि आप समझो आपके घर में पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन 2 तरीके की हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइन हो गई और एक पानी की पाइपलाइन हो गई। तो बॉडी में जब नस की बात करते हैं तो 2 तरीके की नसें हो सकती हैं। एक नर्व्स हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट हो गई, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशंस लेके जा रही हैं, और दूसरी ब्लड वेसल्स हो गई जिनमें खून बह रहा है। अब ब्लड वेसल्स भी 2 तरीके की होती हैं। जैसे घर में पानी की पाइपलाइन है तो एक साफ पाइपलाइन हो गई, साफ पानी की, और गंदे पानी की। आर्टरी और वेन, जब हार्ट से खून निकलता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, तो ये हो गई साफ पाइपलाइन। और जो ऑक्सीजन यूज किया हुआ ब्लड जो वापस आता है वो आता है वेन्स के थ्रू। नस जो कॉमन हम बोलते हैं नस में दिक्कत हो रही है, तो कभी अगली बार सोचो नस में दिक्कत हो रही है तो एक बार सोचो कि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखी है या फिर आर्टरी या वेन की। जितना समझोगे उतना कम डर लगेगा, जितना डर कम लगेगा, जितना उसके बाद फिर देन यू विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। और लास्ट कमिंग टू द हार्ड पॉइंट, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, जस्ट क्विकली टेक कि मेरी एक दूर की रिलेटिव थी इन यूएस, उसको ना पैनिक अटैक हुआ था, और यूएस में एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे उसको ईआर लेके गए तो उन ईसीजी, इको और हार्ट एंड दे डिड एवरीथिंग, और उसको एक 22 पेज का एक पैम्फलेट दिया कि व्हाट ऑल अ पैल्पिटेशन कैन बी। पैल्पिटेशन क्या क्या होता है? मतलब क्या क्या हार्ट से रिलेटेड रिस्क हो रखे थे। और फिर जब घर लौट के आए तो उसको और उसकी माँ दोनों को पैनिक अटैक हो रखा था। तो पैनिक अटैक को डॉक्टर्स ने ही हार्ट अटैक समझ लिया। I mean, it's a complex system. वहां पे it's about अगर आप एज इमरजेंसी जाते हैं तो their responsibility is to make sure कि 100 में से एक भी चीज मिस ना हो, लेकिन it's about understanding. So again, education, as sir said, is very important. थैंक यू सर। डॉक्टर समीर, मेरा एक सवाल आपसे जल्दी से होगा, उसके बाद हमारा ऑडियंस जो है वो आपसे सवाल पूछेगा। ये बताइए, जब भी हम दिल की बात करते हैं हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं यार ये मत खाओ वो मत खाओ। अब अगर इंसान अपनी पसंद की चीज़ें खाना छोड़ देगा तो जिंदगी में बचा क्या? तो कुछ ऐसा कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि आप भाई अपनी पसंद की चीज़ें भी खा सकें और दिल को भी नुकसान ना हो? देखिए, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सलीम यूसुफ, वो हिंदुस्तानी हैं, कनाडा में बेस्ड हैं। उन्होंने स्टडी करी कुछ साल पहले, प्योर स्टडी। बड़ा कंट्रोवर्सी आया था कि फैट लेने से ये हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ये हो जाता है। और जब उसके उन्होंने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए और अपनी दादी से बात कर रहे थे तो दादी ने बोला कि तुमने नया क्या किया, ये तो हम तुम्हें बचपन से सिखाते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्रेडिशनल इंडियन थाली इज गुड, एंड ये जितनी भी बहुत फैट डाइट्स हैं और जितना भी एक्सेस है, हम सारी बातें यहाँ पे मॉडरेशन की कर रहे हैं। मॉडरेशन इन एवरीथिंग, युक्त आहार, ये गीता में भी कहा गया है। सो प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ टोटली गलत है, एक्सेस बैड है। हमारे जो आजकल फास्ट फूड कल्चर जो है, जो बाहर का खाना बहुत है और जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो एक प्रॉब्लम है। और ये
प्रॉब्लम बचपन से शुरू होती है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स आवर चिल्ड्रन एंड किड्स। हम भी नहीं कर पाते, अपने घरों में भी नहीं कर पाते। इतना मेजर मार्केटिंग है कि घर का खाना बहुत एक प्रॉब्लम हो गया है, हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का होता है। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट अराउंड 50% के आसपास होता है, 10 to 15% प्रोटीन होता है, अराउंड 10 to 15% फैट होता है। हर चीज़ का एक मकसद है बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट आपको इमीडिएट एनर्जी देता है, फैट आपको डिलेड एनर्जी देता है, प्रोटीन आपका लीन मास और मसल को बढ़ाता है। एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस्ड एक्सरसाइज रेजिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। देसी घी तक जैसी जो चीज़ है उसमें मिनरल्स होते हैं, आप उसको मॉडरेट अमाउंट्स में ले सकते हैं। बट हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, आपने बोला देसी घी अच्छा है तो लोग रोज़ देसी घी खाने लगेंगे। सो जो पाम ऑयल है, जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, जो वनस्पति, ये सब प्रॉब्लम है जिसमें लॉट ऑफ ट्रांस फैट है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि एक हम सिंपल अपनी शैली पे चले जाएंगे और प्लांट बेस्ड फूड्स, कई ट्राइब्स हैं, अमेरिका के पास एक कंट्री है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे 0% हार्ट डिजीज़ है, बिकॉज उनका खाना सिर्फ प्लांट्स और वेजिटेबल्स है, उनका एनिमल फूड्स है ही नहीं। बट I again would end by saying that we have to have a balance in our diet, we have to have a balance in our lifestyle, we have to have balance in our exercise, in our relationships, and I think वो करने से 80 से 90% चीज़ों को हम जल्दी पकड़ सकते हैं। हाँ, नॉट टू मिस आउट ऑन अर्ली स्क्रीनिंग। जिन लोगों में हाई रिस्क है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने एक सवाल किया था कि आपके फैमिली में किसी को है तो आपको ना, अगर प्री मेच्योर डिजीज है, अगर आपके फादर साहब में 55 ईयर्स से पहले हार्ट की बीमारी हुई है या मदर साइड पे 65 से पहले हुई है, तो आपका चांस बढ़ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको होगा ही होगा। दूसरी चीज़ होती है कि फेमिलियल डिजीज के साथ शेयर्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। आपके माँ बाप जैसा खाना खाते हैं, आप भी वैसा खाते हो, और मेटरनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है आपके ऊपर। सो वो एक फैक्टर फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हमारे को अर्ली जागरूक होना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर समीर। अब हमारे जो ऑडियंस है वो जल्दी से अपने सवाल पूछ लें, बहुत कम वक्त रह गया है। उदय, आयुष, जो भी ललन टॉप से अवेलेबल है इस टाइम, प्लीज माइक लेके दौड़ें थोड़ा इधर उधर। सबसे पहले तो मेरा सबको राम राम। मेरा नाम पुनीत है और मैं सोवियत यूनिवर्सिटी गंगो से आया हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट उसमें मेरा एक डाउट था कि हम जैसे जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं सर, हम बहुत ज़्यादा, कोई ज़्यादा बॉडी बनाने के लिए ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, तो हमें, मेरा डाउट ये है कि उसका फिर आफ्टर इफेक्ट है सर, जैसे बॉडी में पेन होना, जैसे जब उम्र हमारी ज़्यादा हो जाती है उसके बाद में, तो हमें लिमिटेड वेट उठाना चाहिए या फिर हम ज़्यादा हाई इंटेंस वर्कआउट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाम भी ले लीजिए, किससे पूछ रहे हैं, तीनों कंफ्यूज हो जाएंगे। राजीव सर। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या ऐसी भी कोई चीज है कि टू मच एक्सरसाइज, इज देयर समथिंग कॉल्ड टू मच एक्सरसाइज और डेंजरस लेवल ऑफ एक्सरसाइज? तो पहली बात तो ये है कि आपको अपनी बॉडी की सुननी है। केवल आपको कॉस्मेटिक रीजन के लिए, इंस्टा बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप बेनिफिट के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो आप वो एक्सरसाइज करें जो आपको सूट करे और आपकी फिटनेस के मुताबिक हो। तो आप जितनी एक्सरसाइज कर पाओगे, आपके दादाजी शायद उतनी ना कर पाएं। और उसके बाद ये है कि आप पहले कर रहे थे कि नहीं। तो एकदम से आप जो बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज कर रहे थे, आप कहें कि मैं पहले ही दिन जाऊंगा, बगल वाले को देखूंगा, वो तो इतना वेट उठा रहा है, मैं उससे पीछे क्यों रहूं, और एक कंपटीशन हो जाता है। अक्सर यंगस्टर्स में होता है ऐसा, वो यंग जिम ट्रेनर भी मिल जाते हैं, वो भी कहते हैं मैं तुझे अभी बिल्कुल खड़ा कर दूंगा। तो उसमें फिर हम रिस्क पे आते हैं। हमें अपनी बॉडी की सुननी है, हमें अपना फिटनेस लेवल देखना है, हमें धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए और खूब सारा प्रोटीन सप्लीमेंट लेके हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें उसमें कार्डियो यानी मूवमेंट टाइप की एक्सरसाइज भी करनी है, तरह तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो उससे और सस्टेन्ड लेवल से करनी है। ये नहीं कि हमने 1 महीने का पैकेज लिया, अब ये कर लिया और उसके बाद हम पुराने अपनी धुरी पे आ गए। तो आपको सस्टेन्ड तरीके से करना है, आपको ग्रेजुअली उसको बिल्डअप करना है। एक्सरसाइज करते समय भी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। बहुत गर्मी या बहुत ठंड नहीं होनी चाहिए, सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। वार्म अप होना चाहिए और कूल डाउन होना चाहिए।
दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वो कहते हैं पहले आप हल्की एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर ट्रेनर से आप करवा रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कि पहले आप हल्की एक्सरसाइज करो, पूरी अपनी एक्सरसाइज करो, उसके बाद कूल डाउन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो उस समय फिर ब्लड वॉल्यूम के चेंजेस काफी आते हैं। तो ये सारी चीजें करने से आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, और नहीं तो आप अपना कोई लिगामेंट टेयर करके बैठ जाएंगे, फिर अस्पताल के बेड पे पड़े रहेंगे। जल्दी से एक आखिरी सवाल, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया हमारे पास। किसी को भी आप दे दिए माइक जल्दी से। मेरा सवाल डॉक्टर समीर सर से है। सर, मेरी सर्जरी हुई है एस्परजिलोमा पिछले 3 महीने पहले। एक सेगमेंट निकाला गया है लंग्स का। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कितनी संभावना है, या मेरे जैसे जो लोग हैं जो सर्जरी हुई है या और कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, और आगे कितनी संभावना है इस तरह की हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए? देखिए, गुड न्यूज़ तो ये है कि लेडीज़ में हार्ट डिजीज़ कम होती है तो और आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो लंग्स रिलेटेड हुई है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर मिश्रा ने भी सुबह बोला, फॉलो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिन भी डॉक्टर साहब ने आपका सर्जरी किया है और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ रेगुलर फॉलोअप रखें। और जो जैसे कि हम सब ने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हार्ट डिजीज़ के, अगर उनमें से कोई रिस्क फैक्टर्स आपके हैं तो एटलीस्ट बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और कुछ चेकअप्स आप करवा सकते हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 5 years और सो। बट पर से लंग की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट का रिलेशन डायरेक्टली नहीं होता, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारा आखिरी सवाल संदीप जी की तरफ से है। उन्हीं ने डॉक्टर हिमांशु से स्पेशली रिक्वेस्ट की है कुछ पूछना है उन्हें। माइक जल्दी से दे दीजिए प्लीज। सर, मैं थोड़ा इसमें फैमिली के बारे में बात करते हुए सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे फादर की डेथ कोरोना में हुई, और जब HRCT हुआ तो पता चला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है। 25/25 तक स्कोर चला गया था जब चीज़ें खराब हो गई। तो डॉक्टर ने मुझसे एक बात पूछी थी कि कब के फादर कभी स्मोक करते थे। तो हमने अपने चाचा से पूछा कि संभव है क्या कॉलेज के दिनों में स्मोक करते थे, तो ऐसी बात थी नहीं। या फिर कभी कोई मतलब रहा हो प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड, तो कुछ इस तरह का कोई हैबिट या बिहेवियरल चेंज नहीं है। और मुझे भी कई बार फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा हाफता हूं। तो क्या इसमें ये फैमिली ट्री में जो आपने एक बात हार्ट वाले में बोली कि संभावना रहती है कि कई चीजें परिवार से भी कुछ बीमारियां आपके साथ चली आ रही हों, तो जेनेटिकल होता है क्या? लंग्स वाले में भी ये चीज है क्या? सो देयर इज जेनेटिक कुछ चीजें हैं, एंड आई डोंट थिंक ये भी फोरम में उसको इतना डिटेल डिस्कस करना। लेकिन आपका जो मेन कंसर्न है कि कहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा, उसके बारे में बताता हूँ। एक सर ने बोला स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या एज है आपकी? 39। यू आर रीचिंग द स्टेज जहां पे यू शुड गेट अ बेसिक स्क्रीनिंग डन। और हम नॉर्मल फैमिली में जब हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा स्कैम इज नॉट अ गुड वर्ड, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है जब कहते हैं फुल बॉडी चेकअप, वो एक लैब आकर के वो 20 ml खून लेकर के जाता है, उसको लगता है तो सारा खून निकाले, और वो कुछ 150-200 पैरामीटर्स देता है, और हमें लगता है हमने फुल बॉडी चेकअप करा लिया। और वो सबसे बड़ा रीजन है हमारा कि एक्चुअली फुल बॉडी चेक नहीं, आप केवल ब्लड टेस्ट चेक हुए हैं। आपकी बॉडी में और भी ऑर्गन सिस्टम है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनीज हैं, और वो हर चीज केवल ब्लड टेस्ट से नहीं चेक की जा सकती। इसलिए एवरी गुड हॉस्पिटल, आई थिंक फोर्टिस, मैक्स, NH, सब कोई, दे हैव दीज, उनके पास ना प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस होते हैं। ये इनका मेन पर्पस ये होता है, जब आप जाते हो तो दे स्क्रीन एवरीथिंग, सारी चीजें स्क्रीन होती हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी टेस्ट लगाना, इसकी पूरी गाइडलाइंस हैं, एज एंड जेंडर स्पेसिफिक कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए। अगर आप एक रूटीन इंटरवल पे वो करा रहे हो, और वो आपको देंगे कि अगर आपका अभी ये स्कोर आया है, अभी चीजें हैं, तो नेक्स्ट आपको कितने साल में करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बजाय कि हम या तो इस डर में बैठे रहें मुझे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और फाइनली किसी दिन किसी को हो जाए तो हम सोचें शायद हमने पहले चेक कर लिया होता। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। बहुत सारे सवाल आई एम श्योर आप लोग के मन में होंगे। आई एम सो सॉरी वक्त नहीं है, पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। सेहत जो शो है उस पर आपको हमारे सारे डॉक्टर्स के जवाब मिलते रहेंगे दोपहर 1 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मैंने थोड़ा पिच इन भी कर दिया अपना शो, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव, डॉक्टर हिमांशु एंड डॉक्टर समीर, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच।